कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे अनु जी, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? चलो बहुत वधिया जी। बच्चा कहता सर मौजा ही मौजा, तुम सुनाओ की हाल चाल? आपका एकदम वधिया जी। अच्छा, आज हमारी अमेंडमेंट क्लास नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। 2 अमेंडमेंट क्लास हमने कंप्लीट कर ली है और 2 अमेंडमेंट क्लास में 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, एक सैलरी का चैप्टर, एक रेजिडेंशियल स्टेटस और एक रिटर्न ऑफ इनकम। इन 4 चैप्टर में जो भी अमेंडमेंट्स आपके फाइनेंस एक्ट 21 की थी, ये सारी के सारी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, आज हमें सिंगल चैप्टर करना है। चैप्टर हमारा है पबजी, सॉरी पबजी कह रहा हूँ, पबजी नहीं पीजीबीपी का बच्चा कह रहा है हद हो गई सर, पबजी नहीं पीजीबीपी। ठीक है, तो चैप्टर में जो अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स बिल्कुल सिंपल सिंपल हैं। अमेंडमेंट मुश्किल नहीं है। बच्चा कह रहा सर चैप्टर तो इतना मुश्किल है, तो अमेंडमेंट मुश्किल नहीं है। आंसर इज नो। टोटल मिला के 5 अमेंडमेंट हैं, बट हाँ अगर इनमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन गया ना, मतलब 1-2 अमेंडमेंट ऐसी हैं जहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन गया, आपके तोते उड़ जाएंगे जी। ठीक है जी, तो कोशिश करेंगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी साथ में करें, चाहे मुश्किल लगे, पर फिर भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए तो हमसे गलती नहीं होनी चाहिए जी। अमेंडमेंट बिल्कुल सिंपल है, अमेंडमेंट मुश्किल नहीं है, बट हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर अगर बन गई ना तो फिर थोड़ी मुश्किल बन सकती है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो जी। ठीक है जी, स्टार्ट करें? पक्का पक्का? क्या कह रहे हो? अरे बता दो क्या कह रहे हो। बच्चा कह रहा है सर वही तो कह रहे हैं कि क्लास स्टार्ट करने से पहले ना पिछली अमेंडमेंट क्लास में जो आपने करवाया था एक बार फटाफट से रिवाइज करवा दो, उसके बाद फिर आज हमारी अमेंडमेंट क्लास स्टार्ट करवा देना। जो हुक्म मेरे आका। इधर देखो ध्यान से जी, चलो इधर देखो ध्यान से आओ जी, एक बार फटाफट से आओ जी। अभी एक बार लास्ट अमेंडमेंट क्लास, जो अमेंडमेंट क्लास नंबर 2 थी, उसमें टोटल 2 अमेंडमेंट हमने की थी। एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस में छोटी सी अमेंडमेंट आई है और एक अमेंडमेंट सैलरी के चैप्टर में थी, और एक क्वेश्चन हमने किया था जो अमेंडमेंट नहीं थी, जो दिसंबर 21 में ही आ चुका था, बट उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने किया था जी। ठीक है जी, एक बार चेक करो लास्ट अमेंडमेंट क्लास में हमने क्या किया जी। रेजिडेंशियल स्टेटस में ना तो सेक्शन 5 में कोई अमेंडमेंट है, ना ही 6 में है, ना ही 7 में है, ना ही 8 में है। अमेंडमेंट थी सेक्शन नंबर 9 में, इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। उसमें एक पॉइंट था बिजनेस कनेक्शन। तो याद करो मैंने कहा था बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन में एक छोटा सा चेंज आया था। चेंज ये था कि गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर किसी एनआर का अगर सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस अगर इंडिया में होगा तो वहां से आने वाली इनकम को डीम टू बी अराइज इन इंडिया मानेंगे, फिर वो इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। अब ये सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस कब मानेंगे, तो मैंने कहा था 2 केस आपके कवर होंगे। सबसे पहला केस कि अगर मान लो बाहर की किसी कंपनी का मैंने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, मैंने कोई डेटा डाउनलोड किया, उसके लिए मैंने पेमेंट की है और पेमेंट जो टोटल मिल रही है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, तो आने वाली इनकम जो होगी वो इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया बन जाएगी, एनआर के हाथ में, उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। फिर इस सेकंड मैंने कहा था रही, अगर मान लो किसी के इंडिया में यूजर्स हैं और यूजर्स इंडिया में 3 लाख से ऊपर होंगे, तो जो भी वो इनकम वहां से आएगी इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया बनेगी, तो इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस। आपके एग्जाम में कंफर्म यहां से क्वेश्चन बनने का चांस है। उसके बाद फिर मैंने कहा था सैलरी में छोटी सी अमेंडमेंट थी। अब सैलरी में अमेंडमेंट क्या निकल कर आई है, कई बच्चे यहाँ पे ना कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको मैं एक बार दोबारा से क्लियर करता हूँ अमेंडमेंट क्या आई है जी। याद करो आपने प्रोविडेंट फंड वाला कॉन्सेप्ट किया होगा, तो प्रोविडेंट फंड जो भी आपने किया ना उसमें छोटा सा चेंज है, और चेंज कहाँ पे है कि अगर कोई एम्प्लॉई एसपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा या अगर कोई एम्प्लॉई आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करेगा, उसके कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, उसके इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके अंदर अमेंडमेंट आई थी जी। एक बार पहले यहाँ पे चेक करना, अगर मान लो कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, हेलो भैया इधर देख लो यार, मान लिया आपको सारी अमेंडमेंट समझ में आ गई हैं, बट एक बार फिर देख लो ना, कोई बात नहीं सर, रिवीजन होने से पता क्या होता है, रिवीजन अगर हो गई ना तो फिर हम लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, और रिवीजन करवा रहा हूं तो ये आपके भले के लिए करवा रहा हूं, इधर देखो ध्यान से। अब अगर मान लो एम्प्लॉयर ने पीएफ में कंट्रीब्यूट किया, उसके कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, अगर वो 9.5% तक होगा तो एग्जम्प्ट होगा, अगर वो 9.5% से ऊपर होगा तो वो टैक्सेबल होगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, चाहे वो 31 मार्च से पहले है चाहे वो 31 मार्च के बाद है। इट मीन्स अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया होगा 31 मार्च तक या 31 मार्च के बाद अगर कंट्रीब्यूट किया होगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट जो है वो एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूट करेगा उस केस के अंदर आई है।
अब देखो जी, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, मैंने कहा था अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा 31 मार्च तक, अगर 31 मार्च तक, फिर ओल्ड लॉ एप्लीकेबल होगा, 9.5% तक एग्जम्प्ट होगा, 9.5% से ऊपर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बट अगर मान लो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया 1 अप्रैल 21 के बाद, तो एक लिमिट एप्लीकेबल हो चुकी है 2.5 लाख रुपए की। इट मीन अगर एम्प्लॉय ने 2.5 लाख रुपए तक कंट्रीब्यूट किया, फिर उस पर आने वाला इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होगा, कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। और अगर वो कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर होगा पूरे साल का, मतलब कई बच्चे कमाल की बात है पूछ रहे हैं सर पूरे साल या मंथली, तो ऑब्वियस सी बात है पूरे साल का सर, ये लिमिट अब बात कर रहे हैं पूरे साल की। तो अगर पूरे साल में 2.5 लाख तक है तो इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। अगर पूरे साल में कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर होगा तो जो एक्सेस वैल्यू इंटरेस्ट की होगी वो आपके हाथ में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। बस अमेंडमेंट छोटी सी आई है। और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट और भी कहा था कि अगर मान लो सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है पीएफ में, एम्प्लॉयर नहीं कर रहा, तो लिमिट आपकी 2.5 लाख की बजाय 5 लाख की हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लो क्वेश्चन में आ गया एम्प्लॉयर भी कर रहा है एम्प्लॉय भी कर रहा है, तो लिमिट तो आपकी 2.5 लाख रुपए की है। अगर क्वेश्चन के अंदर बन गया कि एम्प्लॉयर नहीं कर रहा सिर्फ एम्प्लॉय कर रहा है, उस केस में लिमिट फिर 2.5 लाख की बजाय कितनी हो जाएगी, 5 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। ये लास्ट क्लास के अंदर अमेंडमेंट हमने की थी विद एग्जाम्पल। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं एक बार वे लास्ट अमेंडमेंट क्लास देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन मैंने पीएफ वाला किया था। पीएफ वाला क्वेश्चन अमेंडमेंट इस बार की नहीं है, बट हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया। उसको निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, उसको हम बोलते हैं टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई आर। अब ये पीसी का मतलब क्या होता है, याद करो 7.5 लाख रुपए की लिमिट है कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा 7.5 लाख तक फिर तो एग्जम्प्ट है, अगर 7.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूट करेगा फिर वो टैक्सेबल होगा। तो जो भी कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ऊपर होगा ना उसको बोलते हैं पीसी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन है तो 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इसको बोलते हैं पीसी डिवाइड बाई 2। फिर मल्टीप्लाई करेंगे आर। अब आर का मतलब क्या होता है, रेट। रेट कैसे निकलेगा, याद करो एफ मतलब आई डिवाइड बाई एफ एवरेज, मतलब आई डिवाइड बाय एफ एवरेज यहाँ पे निकल के आएगा। अब आई का मतलब तो क्या है, ऑब्वियस ही बात है, आई का मतलब जो भी आपने इनकम कमाई होगी। एफ एवरेज कैसे निकलेगा, जो भी आपके पीएफ का ओपनिंग बैलेंस होगा प्लस में क्लोजिंग बैलेंस होगा डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपका एफ एवरेज निकल के आ जाएगा। जो कल हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था, एक बार आप उसको चेक कर सकते हो। तो इनकम डिवाइड बाय एफ एवरेज, यहाँ पे एक परसेंटेज निकल के आएगी, उस परसेंटेज को पीसी डिवाइड बाय 2 से आप मल्टीप्लाई कर देना, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट निकल के आएगा ना वो इंटरेस्ट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है जी। अब ऐसे घूर के मेरी तरफ मत देखो जी, मैं आपको दिखा दूं नालायकों। ये देखो कल हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, एक बार कल की क्लास एक बार सुन लेना, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है आपके एग्जाम के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा बनेगा नहीं, क्योंकि सर जो एग्जाम का लेवल जा रहा है इस बार, एक एक नंबर के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और सीए इंटर के अंदर तो पक्के पक्के चांसेस हैं जी, ठीक है जी। और बाकी घबराना मत सर, इस बार जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा ना, मैं इसी तरह के प्रैक्टिस कराऊंगा सर। मतलब हमें मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ताकि एग्जाम में अगर मुश्किल से मुश्किल बन जाए तो हमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बार के एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस कराऊंगा उसका एक अलग लेवल लेके चलूंगा, जो आपने पहले लेवल नहीं देखा होगा। आपको दिक्कत तो होगी, बट जब एग्जाम देके बाहर आओगे ना, आप मुझे याद करोगे कि वाकई सर मजा आ गया एग्जाम देके, ठीक है जी। बस एक बार अमेंडमेंट कंप्लीट हो जाए फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, साथ साथ में हम एमसीक्यूज भी करेंगे। डन है, पक्का पक्का। तो एक बार जिसको ये अमेंडमेंट समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार कल की अमेंडमेंट क्लास देख लेना जी, उसमें हमने सारा कुछ किया हुआ है। अब एक बार आ जाओ जी, आज जो हमें अमेंडमेंट हमें स्टार्ट करनी है, अमेंडमेंट है पीजीबीपी की जी। अब हमें अमेंडमेंट यहाँ पे स्टार्ट करनी है। अब इस चैप्टर में ना सर, चैप्टर तो बहुत बड़ा है, याद करो सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 डीबी तक आपके जितने भी सेक्शंस हैं ना वो सारे के सारे पीजीपी के हैं। एक बार दोबारा बोल दूं, सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 डीबी तक आपके जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे के सारे पीजीपी के हैं। बट सेक्शन में चेंजेस जो है ना वो बहुत कम है। अब सबसे पहला चेंज क्या है वो सुनो ध्यान से। सबसे पहला क्या चेंज निकल कर आया, याद करो सर, हम पीजीपी के अंदर डेप्रीसिएशन वाले कॉन्सेप्ट करते थे, याद आ रहा है डेप्रीसिएशन वाले। अब डेप्रीसिएशन मैंने कहा था टेंजिबल एसेट्स हो चाहे वो इनटेंजिबल एसेट्स हो, दोनों पर मिलेगा। अब टेंजिबल में आपकी बिल्डिंग कवर होगी, टेंजिबल में आपके फर्नीचर कवर होंगे, टेंजिबल में आपकी प्लांट एंड मशीनरी कवर होगी, और इनटेंजिबल में ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, और उस टाइम पे ना गुडविल भी कवर होती थी। याद करो आपको जो मैंने क्लास में कहा था कि आपको मैंने कहा था इनटेंजिबल एसेट में गुडविल भी कवर होती है। अब फाइनेंस एक्ट 21 के अंदर अमेंडमेंट आ चुकी है कि गुडविल को इनटेंजिबल एसेट्स में कवर नहीं करेंगे। इसका फर्क क्या पड़ेगा कि अगर गुडविल को इनटेंजिबल एसेट्स में कवर नहीं करेंगे, मतलब अब गुडविल पे डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा। इट मींस अब अगर गुडविल पे डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा तो जो भी उसका ट्रीटमेंट होगा ना वो कैपिटल गेन के चैप्टर में होगा। बस ये बात ध्यान दो,
अच्छा सर, हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया। आपने हमें कहा था, अरे यार, सर ने कहा तो था कि इनटेंजिबल एसेट्स वाले केस में वो 25% रेट होता है। तो सर वो इनटेंजिबल में फिर अब मतलब इनटेंजिबल एसेट्स ही गवर्नमेंट ने खत्म कर दी हैं या गुडविल हटा दी है? गुडविल हटा दी है। मतलब चाहे वो गुडविल तुम्हारे बिजनेस की हो, चाहे वो गुडविल तुम्हारे प्रोफेशन की हो, उसको इनटेंजिबल में कवर नहीं करेंगे। और अगर वो इनटेंजिबल में कवर नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उस पर डेप्रीसिएशन की बात नहीं होगी। तो जो भी अब ट्रीटमेंट होगा वो कैपिटल गेन के चैप्टर में होगा, पीजीपी के अंदर नहीं होगा जी। तो ये चेंज कहने को छोटा सा है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि इनमें से डेप्रीसिएशन के लिए इनटेंजिबल में किसे कवर नहीं करेंगे? तो गुडविल फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, अब उसे कवर नहीं करेंगे। बस ये बात ध्यान दो जी। आपको मैं दिखाऊं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। देखो सेक्शन 211 ब्लॉक ऑफ एसेट। अब ब्लॉक ऑफ एसेट में उन्होंने कहा टेंजिबल एसेट्स, उसमें आपकी बिल्डिंग कवर होगी, मशीन कवर होगी, फर्नीचर कवर होंगे। और आपके इनटेंजिबल में नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क सब कवर होंगे। बट क्या कवर नहीं होंगे जी? नॉट बीइंग गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब ना तो आपके बिजनेस की गुडविल कवर होगी और ना ही प्रोफेशन की गुडविल कवर होगी। और कमाल की बात देखो रही, ये अमेंडमेंट जो है ना, ये प्रोस्पेक्टिव बेस पे नहीं है, ये रिट्रोस्पेक्टिव बेस पे है। मतलब क्या अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुई है? एप्लीकेबल कब से हुई है? वैसे हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है? एक बार फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ। हेलो अंकल, भैया एक बार लिख के बताओ ना चैट बॉक्स में, याद करो अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 फटाफट से। हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर कौन सा आएगा? जल्दी बोलो, प्रीवियस ईयर कौन सा आएगा? 21 22 ना, बट ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है 2021 से। मैं दोबारा कह रहा हूँ सर, एग्जाम में आप गलती करके आओगे, एग्जाम में गलती करके आओगे। ये अमेंडमेंट जो एप्लीकेबल है ये फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2021 से एप्लीकेबल है, रिट्रोस्पेक्टिव बेसिस पर है, प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी है, आप भी एक बार लिख लेना कि अमेंडमेंट जो एप्लीकेबल है फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2021, दैट इज रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। अब बच्चा कह रहे हैं सर इतनी बच्चों वाली अमेंडमेंट है तो इसके अंदर मतलब हमें समझ नहीं आ रहा कि फिर अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो कैसा बनेगा। अब मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ। अब देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा ना, वहां पे थोड़ी टेक्निकल टर्म्स आएंगी, उसको थोड़ा ध्यान समझना। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बिल्कुल ये तो हर बच्चा रट भी लेगा कि भैया आज के बाद से इनटेंजिबल में सारी इनटेंजिबल कवर होंगी, बट गुडविल कवर नहीं होगी, चाहे बिजनेस की हो चाहे प्रोफेशन की हो, उस पर डेप्रीसिएशन की बात नहीं होगी। जो ट्रीटमेंट करेंगे वो कैपिटल गेन में करेंगे। अब मेन मुद्दा ही निकल के आ रहा है। एक बच्चा कहता है सर मैंने कहा हाँ हाँ, कहता सर एक बात बताओ, अब जैसे आपने कहा कि अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगी प्रीवियस ईयर 2021 से, बट अगर मान लो मेरा कोई पुराना ब्लॉक चलता हुआ आ रहा है, अगर मान लो मेरा कोई पुराना ब्लॉक है, मतलब मेरा ब्लॉक ऑफ एसेट बनी है और वो ब्लॉक ऑफ है इनटेंजिबल एसेट्स का। अब उसमें इनटेंजिबल काफ़ी सारी एसेट्स है, उसमें गुडविल भी है। अब जो मेरा पुराना ब्लॉक चलता हुआ आ रहा है, आपने कहा कि अब गुडविल पे डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा, तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन सुनना बच्चे का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया बच्चे का। क्वेश्चन बच्चे का ये आया है, सर जैसे आपने कहा कि भाई प्रीवियस ईयर जो 2021 है इसके बाद से गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ये बात क्लियर हो गई। भाई हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा, अगर वो क्वेश्चन में पूछेगा कि गुडविल पे क्या डेप्रिसिएशन मिलेगा, आंसर इज नो, हम मना करके आ जाएंगे, चाहे गुडविल बिजनेस की हो चाहे प्रोफेशन की हो, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो एक ब्लॉक बना हुआ है और ये ब्लॉक ना इनटेंजिबल एसेट्स का है, क्योंकि आपने हमें क्लास में सिखाया था कि ब्लॉक ऑफ एसेट होती है, उसके बेस पे डेप्रिसिएशन निकलता है। अब इस इनटेंजिबल में ट्रेडमार्क भी है, पेटेंट्स भी है, कॉपीराइट भी है और गुडविल भी है। तो इस पे अभी तक हम डेप्रिसिएशन लेते हुए आ रहे थे। अब जब इस पे अभी तक हम डेप्रिसिएशन लेते हुए आ रहे थे और आपने कहा कि 1 अप्रैल 20 के बाद गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो फिर हम कैसे बाहर निकालेंगे? मतलब इस ब्लॉक का फिर हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका क्या ट्रीटमेंट करोगे वो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं जी। उसका क्या ट्रीटमेंट करोगे वो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। मतलब अब कोई नई गुडविल होगी उस पर तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ये बात तो क्लियर है। हाँ, अगर कोई तुम्हारा पुराना ब्लॉक चलता हुआ आ रहा है, हेलो हेलो भैया, इधर 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 देखो, अगर कोई तुम्हारा पुराना ब्लॉक चलता हुआ आ रहा है तो उस ब्लॉक से गुडविल तुम बाहर निकाल दोगे और जो बैलेंस ब्लॉक होगा उस पर तुम ले लोगे डेप्रिसिएशन। बट गुडविल बाहर कैसे निकालोगे, कितनी वैल्यू बाहर निकालोगे, मेन मुद्दा बस ये निकल के आ रहा है जी। एक बार चेक करो, आपको मैं दिखाता हूं जी। इधर देखो अमेंडमेंट नंबर 2, आप WDB, अब ध्यान से देखना जी, WDB बहुत ध्यान से देखना। वो कह रहे हैं वाइल कंप्यूटिंग WDB ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट एज ऑन 1 अप्रैल 2020, मतलब जब 1 अप्रैल 2020 को तुम WDB निकालोगे, 1 अप्रैल 2020 को तुम WDB निकालोगे। क्यों निकालोगे? क्योंकि 1 अप्रैल 20 के बाद गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा।
वो कहना चाह रहे हैं वाइल कंप्यूटिंग WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट एज ऑन 1 अप्रैल 2020 दैट इज प्रीवियस ईयर 2021, बहुत ध्यान से पढ़ना, इफ द गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन वाज पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट, मतलब अगर उस ब्लॉक का गुडविल पार्ट थी फिर तो ये दिक्कत आएगी भाई। सिंपल सी बात है, अगर गुडविल पार्ट ही नहीं थी, अगर गुडविल उसका पार्ट ही नहीं थी फिर तो दिक्कत ही नहीं है। मेन दिक्कत कब है कि अगर उस ब्लॉक का गुडविल पार्ट थी, उस केस में क्या करें। तो वही बात कहना चाह रहे हैं, इफ गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन वाज पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट एंड, ध्यान से, एंड डेप्रीसिएशन वाज अलाउड ऑन दैट टू द असेसी अप टू प्रीवियस 1920, मतलब 1920 तक आप डेप्रीसिएशन लेते थे। फिर कह रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द गुडविल as reduced by the amount of depreciation that would have been allowable to the assessee for such goodwill as if goodwill was the only asset in the block has to be reduced. However, such amount reduction cannot exceed the WDV. बच्चा कह रहा है कसम लगे माता रानी की पल्ले 1% नहीं पड़ा, क्या कहा है। बच्चा कह रहा है सर समझ ही नहीं आ रहा है क्या कहा है, मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर गुडविल पार्ट थी तो उस पर डेप्रिसिएशन आपने क्लेम किया होगा, फिर वो रिड्यूस कर देंगे, कहना क्या चाह रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल से ना समझेंगे, और मैं गारंटी दे रहा हूँ सर जो मैं एग्जांपल करवाने जा रहा हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, सेम एग्जांपल आपके एग्जाम के अंदर बन जाएगा। तो बहुत ध्यान से करना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, देखो रट प्रॉब्लम पता क्या है, जो बच्चे अमेंडमेंट रट लेते हैं ना उनको लगता है अमेंडमेंट कुछ आई नहीं है। देखो अमेंडमेंट कितनी छोटी सी है कि गुडविल वाले केस में डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा, बट उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ट्रीटमेंट क्या होगा, ये मेन मुद्दा है। क्योंकि एग्जाम में जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं ना फिर बच्चा कर नहीं पाता। तो एक बार चेक करो, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखना, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं WDV ऑफ द इनटेंजिबल एसेट्स एज ऑन 1/4/20 80 लाख रुपए की है। मतलब 1 अप्रैल 2020 को ना, 1 अप्रैल 2020 को WDV दी है इनटेंजिबल एसेट की 80 लाख रुपए की। इसमें गुडविल भी है और अदर इंटेंजिबल भी है। अब अदर इंटेंजिबल मतलब ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, मतलब अदर इंटेंजिबल भी है और गुडविल भी है। टोटल मिला के जो आपकी WDV आ रही है वो 80 लाख रुपए की आ रही है। मेरे को बस ये बता दो, क्या सोच के बोलना, क्या अभी इस 80 लाख पर मुझे आने वाले सालों में डेप्रिसिएशन मिलेगा? यार देखो अगर आप मुझे आंसर नहीं दोगे ना, सही बता रहा हूं, फिर गेम खेलने का मजा नहीं आएगा। मतलब क्या इस 80 लाख पर मुझे अब डेप्रिसिएशन मिलेगा? बच्चा कह रहा है नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? आप ये कहो सर मिलेगा, बट जो गुडविल की वैल्यू होगी ना उसको बाहर निकालने के बाद मिलेगा। सर उसने लॉ मेकर ने क्या लिखा है, अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट क्या यही है कि इंटेंजिबल पर मिलेगा ही नहीं। मैं दोबारा कह रहा हूं, आप एग्जाम में गलती करके आओगे सर। वो ये नहीं कह रहा इंटेंजिबल पर नहीं मिलेगा, वो ये बात कह रहे भाई साहब, हेलो अंकल, कि इंटेंजिबल पर मिलेगा, इंटेंजिबल पर मिलेगा, बट इंटेंजिबल में गुडविल कवर नहीं होगी। अब प्रॉब्लम क्या है, इस 80 लाख में गुडविल की वैल्यू भी है, क्योंकि उसने क्या बोला, ये WDV जो है 1 अप्रैल 20 के 80 लाख रुपए, इसमें गुडविल भी है, अदर इंटेंजिबल भी है। तो हमें क्या करना है, हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है, हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। रीजन, क्योंकि जो भी मेरी गुडविल की वैल्यू होगी उसको 80 लाख में से माइनस करके जो बैलेंस मेरी वैल्यू होगी उस पर क्लेम कर लूंगा डेप्रिसिएशन। अच्छा समझ में आ गया सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई 80 लाख रुपए की तो टोटल वैल्यू है, अब अमेंडमेंट ये आ चुकी है कि इनटेंजिबल में गुडविल कवर नहीं करेंगे, तो मतलब 80 लाख में से गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर जो बैलेंस वैल्यू होगी उस पर मैं क्लेम कर लूंगा, बट गुडविल पे क्लेम नहीं करूंगा। यस, अब वो गुडविल की वैल्यू कितनी है वही तो हमें निकालनी है। आओ जी आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं WDV जो है इंटेंजिबल की 1 अप्रैल 20 को 80 लाख रुपए की है, इसमें गुडविल और अदर इंटेंजिबल भी हैं। फिर वो कहना चाह रहे हैं आपने गुडविल परचेज की थी 18 फरवरी 2019 को, आपने ना गुडविल परचेज की थी 18 फरवरी 2019 को, 50 लाख रुपए की गुडविल परचेज की थी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आपने गुडविल परचेज की थी 18 फरवरी 2019 को 50 लाख रुपए की। क्या मुझे कोई क्लियर करेगा कि ये गुडविल मैंने किस साल परचेज की थी, 1819 में या 1920 में? पहले मेरे को ये बताओ, 1819 में या 1920 में? जल्दी बताओ सर, मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ, ये जो गुडविल आपने परचेज की थी 1819 में या 1920 में? ऐसे नालायक बच्चे हैं, ऐसे नालायक बच्चे हैं, मतलब बच्चे कह रहे हैं 1920 में। मैं तुम्हें क्या सिखाऊं, क्या सिखाऊं मैं तुम्हें सर? 1819 में की थी, कुछ बच्चे हैं 1819 वाले, बाकी सब नालायक बच्चे हैं। 1920 कहां सर? 18 फरवरी है,
18 फरवरी है सर, 18 फरवरी मतलब 1 अप्रैल 18 से स्टार्ट हुआ होगा, 31 मार्च 19 को खत्म होगा, तो साल तो मेरा 18-19 चल रहा है। अच्छा यार, शट यार शट, ये गलती फिर मेरे से हो गई। तुम डांट खाओगे मेरे से और कुछ नहीं है। एक बार चेक करो सर, वो साफ साफ कह रहा है कि आपने गुडविल परचेज की थी 18 फरवरी 2019 को, तो 18 फरवरी 19 मींस कि आपने प्रीवियस ईयर 18-19 के अंदर परचेज की थी 50 लाख रुपए की। फिर वो कहना चाह रहे हैं कंप्यूट द डब्ल्यूडीवी एज ऑन 1 अप्रैल 2022 और डेप्रेशन निकालना है 2021 का एंड 21-22 का। एक बात मुझे बताओ जी, एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, अब सर 50 लाख रुपए की मैंने गुडविल परचेज की, अब मुझे ना गुडविल की वैल्यू निकालनी है। और गुडविल की वैल्यू मुझे क्यों निकालनी है? क्योंकि मुझे 80 लाख में से माइनस करनी है, क्योंकि 80 लाख में से जब मैं माइनस करूंगा तो बैलेंस वैल्यू पे मैं क्लेम कर पाऊंगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि अब मुझे गुडविल पे नहीं मिलेगा। तो अगर अब मुझे गुडविल की वैल्यू निकालनी है ना, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है तुम ये ऐसा मान लो कि इस पूरे ब्लॉक में सिर्फ गुडविल ही एसेट है। तुम ऐसा मान लो कि पूरे ब्लॉक में ना गुडविल ही एसेट है। आपको मैं दिखाऊं, देखो लो में क्या लिखा हुआ है, लो में क्या लिखा, बहुत ध्यान से पढ़ना। लो में कहना चाह रहे हैं इफ गुडविल वॉज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक, मतलब तुम ये एज्यूम कर लो, तुम ये एज्यूम कर लो कि पूरे ब्लॉक में गुडविल ही एसेट है, फिर निकालो गुडविल की बैलेंस वैल्यू कितनी आ रही है। आओ जी एक बार निकालते हैं। तो मैंने 18-19 में परचेज की थी, तो अगर 18-19 में परचेज की थी तो देखो जी, सबसे पहली बात जी, पहले गुडविल की वैल्यू निकालनी है। देखो लिखा है ना कंप्यूटेशन ऑफ डब्ल्यूडीवी ऑफ गुडविल, एज्यूम गुडविल इज द ओनली एसेट, कि पूरे ब्लॉक में गुडविल एसेट है। तो 1 अप्रैल 18 को उसकी डब्ल्यूडीवी थी नील, क्योंकि आपने कोई परचेज ही नहीं की। आपने परचेज कब की थी? 18 फरवरी 19 को, तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी नील। परचेज आपने कितने की? 50 लाख रुपए। सेल आपने की नहीं। अब जो 50 लाख रुपए की आपकी डब्ल्यूडीवी थी उस पर आपने क्लेम किया होगा उस साल में डेप्रिसिएशन। क्या कोई बताएगा गुडविल पर डेप्रिसिएशन का रेट क्या था? सर गुडविल पर डेप्रिसिएशन किस रेट से मिलता है? 25% से। अब सोच के बोला सर, आप गलती कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो। अगर गुडविल आपने 18 फरवरी 19 को परचेज की है तो चेक करो आपने यूज किया था लेस देन 180 डेज के लिए। यार क्या हो गया आपको? पीजीबीपी चल रहा है, पीजीबीपी। बच्चा कह रहे यही तो मुसीबत है, पीजीबी चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा सर, पीजीबी समझ नहीं आता, ऐसे की तैसे समझ नहीं आता। मतलब अभी तो मेरे यूट्यूब पे स्टूडेंट दरबार डले हुए हैं सर, और जो रेगुलर बैच वाले बच्चे कम से कम वो तो ना बोले। मतलब 16 लेक्चर मैंने पीजीबी के ऊपर लगाए हुए नालायक को। याद करो, आपको मैंने पीजीपी के अंदर समझाया था कि जब भी आप एसेट को यूज करते हो लेस देन 180 डेज के लिए, तो डेप्रिसिएशन आप पूरा क्लेम नहीं करते, हाफ क्लेम करते हो। और आपको मैंने ये भी कहा था कि जब परचेज करोगे, अगर सेम ईयर में यूज करोगे और यूज करोगे लेस देन 180 डेज के लिए, तो आप पूरा क्लेम नहीं करोगे, हाफ क्लेम करोगे। आप चेक करो, आपने गुडविल परचेज की 18 फरवरी 19 को और सेम डे आपने यूज कर लिया, तो आपने यूज 18 फरवरी 19 से लेकर 31 मार्च 19 तक, तो लेस देन 180 ही तो हुआ सर। 18 फरवरी 19 से 31 मार्च 19 तक लेस देन 180 ही तो हुआ। तो अगर यूज आपने लेस देन 180 डेज के लिए किया है तो डेप्रिसिएशन पूरे 25% नहीं मिला होगा, 12.5% मिला होगा। अच्छा हाँ हाँ सर, याद आ गया। अब मुझे फटाफट से बोलो दी, 50 लाख रुपए का 12.5% अगर मैं निकालूंगा तो 6,25,000 पे मिलेगा डेप्रिसिएशन। तो 6,25,000 पे आपने माइनस कर दिए होंगे, तो आपकी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ गई होगी 43,75,000 पे। और यही डब्ल्यूडीवी मेरी 1 अप्रैल 19 को मेरी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बन जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपकी क्लोजिंग ये आ गई, और यही डब्ल्यूडीवी मेरी क्या होगी? अगले साल की ओपनिंग बन जाएगी, अगले साल की ओपनिंग बन जाएगी। अच्छा अगले साल की ओपनिंग मतलब 1920। अब मुझे इतना बताओ, क्या 1920 पे गुडविल पे डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा? सर मेरे को इतना बताओ, 1920 पे गुडविल पे क्या डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा? यस मिलेगा ना, क्योंकि 2021 से नहीं मिलेगा। अमेंडमेंट चेक करो। हेलो भैया, इधर इधर देख लो, भागने की जरूरत नहीं है। बच्चा अगर मैं तो भाग रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रही, सब कुछ समझ में आएगा। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। एक बात बताओ, गुडविल पर कब से नहीं मिलेगा? 2021 से नहीं मिलेगा, मतलब 1920 में तो मिलेगा। तो 1920 की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मेरी कितनी आ रही है? 43,75,000। और पूरे साल आपने यूज किया होगा तो पूरा 25% क्लेम करोगे, पूरा 25% क्लेम करोगे। तो 43,75,000 का 25% अगर मैं निकालूं, 10,93,750 रुपए ये होगा। और बैलेंस वैल्यू आपके डब्ल्यूडीवी आएगी 33,81,250 रुपए की, ये मेरी बैलेंस वैल्यू आ जाएगी। मतलब अब जो मेरा 80 लाख रुपए का ब्लॉक है ना, अब जो मेरा 80 लाख रुपए का ब्लॉक है, उसमें गुडविल की वैल्यू जो मेरी है वो इतनी वैल्यू है, ऐसे निकलेगी। ओ भाई साहब, सर 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 सुनो ना एक बात दोबारा।
प्लीज प्लीज ना सर, प्लीज प्लीज सर, एक बार दोबारा सुनो, एक बार दोबारा सुनो, एक बार देखो रही। सबसे पहले मैंने अमेंडमेंट क्या कराई है, पहले ना बिल्कुल माइंड फ्री करो, और ये मत सोचो कि पीजीपी मुश्किल है, हमने किया नहीं है, समझ में क्या आएगा, सब कुछ आएगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे सब कुछ समझ में आएगा जी। ठीक है, बट हाँ थोड़ा बहुत आपने पहले पढ़ा, अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो फिर मैं सॉरी चाहता हूँ सर, बिना पढ़े फिर आपको समझ में क्या आएगा फिर, क्योंकि अमेंडमेंट चल रही है ना, रिवीजन क्लास भी नहीं है, अमेंडमेंट है, तो अमेंडमेंट आएगी ही तब अगर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा। तो अमेंडमेंट पहली बात ये आई है कि इनटेंजिबल एसेट से गुडविल को बाहर निकाल दिया सिर्फ डेप्रीसिएशन के लिए, मतलब वैसे तो वो इंटेंजिबल में कवर ही है, बट गवर्नमेंट कह रही डेप्रीसिएशन के लिए वो इंटेंजिबल में कवर नहीं होगी, मतलब उस पर डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। और गुडविल सारी, चाहे वो बिजनेस की हो चाहे प्रोफेशन की हो, इन दोनों को बाहर निकाल के चलेंगे। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है अगर कोई पुराना ब्लॉक चलता हुआ आ रहा है, भाई मान लो कोई पुराना ब्लॉक है इंटेंजिबल का, उसमें भी गुडविल है, तो फिर उस पूरे ब्लॉक पे तो मिलेगा ही नहीं, तो हमें गुडविल बाहर निकालनी पड़ेगी। तो गुडविल की वैल्यू कितनी निकल गई, तो गवर्नमेंट कह रही निकाल लो, भाई गुडविल की वैल्यू निकाल लो ना, तुम ये एज्यूम कर लो कि जैसे पूरे ब्लॉक में गुडविल ही है, और उसमें वहां तक का डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद एक वैल्यू निकाल लो, उस वैल्यू को तुम ब्लॉक की डब्ल्यूडीवी में से माइनस करके बैलेंस जो डब्ल्यूडीवी होगी वो बैलेंस ब्लॉक की बच जाएगी। सर तो क्या हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि आपने गुडविल कब परचेस किया है, 100% दिया होगा, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में दिया है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल गिरा हुआ है, क्वेश्चन बिल्कुल गिरा हुआ है। क्वेश्चन देखो क्या है, वो कह रहे हैं इनटेंजिबल आपकी डब्ल्यूडीवी 1 अप्रैल 20 को 80 लाख रुपए की है। अब मेरे को बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखो 1 अप्रैल 20 मींस क्या हो गया 2021, तो इस साल मैं इनटेंजिबल पे डेप्रीसिएशन क्लेम कर तो सकता हूं बट गुडविल पे नहीं कर सकता, और इसमें गुडविल भी है, इसमें गुडविल भी है। तो अगर इस 80 लाख में गुडविल भी है तो उसकी वैल्यू कितनी माइनस करें। बच्चा कह रहे यार कमाल की बात कर रहे हो, 50 लाख दी तो है, नहीं सर ये 50 लाख रुपए की वैल्यू तो है, वो 2 साल पहले की है, तो उसका डेप्रीसिएशन भी तो माइनस करना पड़ेगा। अच्छा अब आ गया सर, अब आ गया, मतलब 50 लाख तो 18-19 की है, तो 18-19 का डेप्रीसिएशन, फिर 19-20 का डेप्रीसिएशन, फिर माइनस करने के बाद जो वैल्यू होगी ये मेरी वैल्यू बचेगी गुडविल की, इसको माइनस कर देंगे 80 लाख में से। तो आपको मैं दिखाऊं, देखो अब देखो डब्ल्यूडीवी ऑफ बैलेंस ब्लॉक कितनी आ रही है, 80 लाख में से आपने 32,31,250 जो निकाला इसकी वैल्यू माइनस कर दी, तो 47,18,750 रुपए ये मेरी वैल्यू बची है बैलेंस ब्लॉक की। इस पे अब मैं क्लेम करूंगा डेप्रीसिएशन एट द रेट 25%। ठीक है जी, तो उम्मीद करूंगा आपको मेरी बात पल्ले पड़ी होगी जी। ठीक है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, एग्जाम में क्वेश्चन अगर बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, और मुझे उम्मीद है प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल जिस तरह का आ रहा है उस तरह की हमें तैयारी भी करके जानी है जी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, तो 80 लाख में से जो ये वैल्यू आपकी निकल कर आई है, इस वैल्यू को इसमें से माइनस कर दूंगा, और बैलेंस मेरी वैल्यू ये बच जाएगी। इस पे अब मैं इस साल क्लेम करता रहूंगा डेप्रिसिएशन 25% से, क्योंकि इसमें गुडविल की वैल्यू हट चुकी है। अब बच्चा कह रहा है सर फिर जब बाद में गुडविल बेचेंगे, जैसे आपने बोला कि अब गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो फिर गुडविल बेचेंगे तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अब कैपिटल गेन में ट्रीटमेंट होगा जी। अब गुडविल का ट्रीटमेंट जो अगली क्लास में, मतलब कल की क्लास में हमें कैपिटल गेन की जो अमेंडमेंट करनी है ना, उसमें दिखाऊंगा कैपिटल गेन के अमेंडमेंट में गुडविल वाला पॉइंट आएगा, और उसमें पता क्या लिखा होगा कि जब तुम गुडविल बेचोगे तो कैपिटल गेन में लगेगा, उसकी कॉस्ट क्या बनेगी, जो ये तुमने वैल्यू निकाली है ना यही वाली अब कॉस्ट बन जाएगी कैपिटल गेन के लिए। भाई सिंपल सी बात है, यही तो मेरी वैल्यू बची है ना, क्योंकि बाकी तो मुझे अलाउड होगी, बाकी तो मुझे अलाउड हो ही चुकी है, तो यही वाली वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी कॉस्ट। तो जो भी मेरा सेल प्राइस होगा उसमें से कॉस्ट माइनस करके उसके बेस पे कैपिटल गेन में ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है जी, तो ये अमेंडमेंट वैसे कहने को सिंपल है, और है भी सिंपल अगर आप ध्यान समझोगे, बट ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा से एक बार पढ़ना, अच्छे से समझना, कोई डाउट आए तो पूछना। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, कई बच्चे क्या करते हैं, अगर खुद कोशिश नहीं करेंगे, अगर पहली बार में समझ में नहीं आए ना तुरंत पूछ लेंगे सर डाउट है। पहले एक बार खुद ट्राई करो और सोचो मैंने बोला क्या है। अब मैं लास्ट टाइम समझा रहा हूँ जी सिर्फ कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, बस कुछ बच्चे हैं जिनको अभी भी क्लियर नहीं हुआ, उनके लिए लास्ट टाइम बोलने जा रहा हूँ जी, फिर हम चलेंगे अगली अमेंडमेंट के ऊपर। सबसे पहले अमेंडमेंट जिनको आ गया जी, हेलो भैया, जिनको आ गया सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे पीजीपी की पहली अमेंडमेंट क्या है। सर पहली अमेंडमेंट ये है कि अब गुडविल चाहे बिजनेस की हो चाहे प्रोफेशन की हो, उस पर डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्लॉक ऑफ एसेट में से इनटेंजिबल एसेट से बाहर निकाल दी गई है। अब प्रॉब्लम बस ये निकल के आ रही है सर, देखो आज के बाद अगर कोई गुडविल परचेस करेंगे उस पर क्लेम नहीं कर पाएंगे, बट पहले के तो ब्लॉक बने होंगे ना, तो अगर पहले के ब्लॉक बने हैं इनटेंजिबल के तो उस पर तो क्लेम कर रहे होंगे।
अब गवर्नमेंट ने कहा गुडविल पे क्लेम नहीं करेंगे, तो फिर उस ब्लॉक की वैल्यू में से गुडविल की वैल्यू बाहर निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा। तो गवर्नमेंट कह रही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 अप्रैल 20 को तेरे ब्लॉक की WD दी होगी और तुझे ना क्वेश्चन में बताया होगा कि गुडविल तूने कितने की परचेज की। तो बस ये देख ले कि अगर गुडविल ही पूरे ब्लॉक में एसेट होती तो फिर वैल्यू कितनी आती गुडविल की। अब जब वो गुडविल परचेज की थी उसमें डेप्रीसिएशन माइनस कर करके 31 मार्च 2020 की WDV निकाल ले, और वो जो तेरी वैल्यू है उसको उस WDV से माइनस कर दे जो पूरे ब्लॉक की है। फिर वैल्यू माइनस करने के बाद जो तेरी WDV बचेगी वही तेरी बैलेंस ब्लॉक की होगी, उस पर तू क्लेम कर ले डेप्रीसिएशन। और वो डेप्रीसिएशन कैसे माइनस करेंगे, गुडविल पे मैंने निकाल के दिखाई दिया। देखो ये मेरा 18-19 है, तो आपने यूज किया लेस देन 180, तो मैंने क्लेम किया 12.5%। 12.5 क्योंकि 25% है तो हाफ बनेगा 12.5, आपका इतना आ गया। फिर अगले साल 1920 में पूरा क्लेम करोगे, वैल्यू आ गई इतनी, इसको 80 लाख में से माइनस किया, ये बैलेंस ब्लॉक की मेरी वैल्यू बच गई। और जो मेरे गुडविल की ये वैल्यू बची, जब मैं इसको बेचूंगा यही मेरी कॉस्ट बनेगी, इसके बेस पे कैपिटल गेन में टैक्सेबिलिटी आएगी। देखो मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको मेरी बात पल्ले पड़ गई होगी। ठीक है जी, तो ये अमेंडमेंट है जी गुडविल की जो पीजीपी के अंदर आई है। ये दोनों अमेंडमेंट आपस में इंटरलिंक है। एक ने कहा कि गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, अब दूसरे ने कहा कि अगर कोई पुराना ब्लॉक चलता हुआ आ रहा है उस केस में ट्रीटमेंट क्या करेंगे, दूसरे ने ये समझाया, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया जी। अब तीसरी अमेंडमेंट जो है ये तो बिल्कुल बच्चों वाली है। तीसरी अमेंडमेंट में कुछ खास नहीं है, एग्जाम के लिए आप छोड़ भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ खास बात है नहीं। आपको क्लियर कर दूं तीसरी अमेंडमेंट है क्या। याद करो पीजीपी के अंदर ना एक सेक्शन 36 हम करते थे, 36, जिसके अंदर मैंने कहा था कि जो एम्प्लॉय के वेलफेयर फंड होते हैं, प्रोविडेंट फंड होते हैं, वो जो कंट्रीब्यूशन होते हैं उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। अब होता क्या कि एम्प्लॉय पैसे देगा एम्प्लॉयर को और फिर आगे एम्प्लॉयर उस फंड में जाके जमा करवाएगा, या वो उसकी सैलरी में से काट लेगा और फिर वो आगे जमा करवाएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का पैसा जमा करवाता ही नहीं था, और लॉ में लिखा हुआ था कि आपको ड्यू डेट तक जमा करवाना है। लॉ में लिखा हुआ था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का पैसा ड्यू डेट तक जमा करवा देगा ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये ड्यू डेट क्लियर नहीं था कि ड्यू डेट किसकी, मतलब रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या जो भी वो फंड है उस फंड में जमा करवाने की ड्यू डेट। भाई सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन करेगा उसका तो टाइम लिमिट रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है। बट मान लो मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉय हो, मैंने आपके फंड में कंट्रीब्यूट किया, आपने भी इस फंड में कंट्रीब्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगा, आपको सैलरी जो पे करूंगा ना उतना पैसा काट के सैलरी पे करूंगा और मैं आपके बिहाफ पे इस फंड में जमा करवा दूंगा। अब होता क्या था कि जो आपका पैसा है ना उसके जमा करवाने की टाइम लिमिट क्या है वो लॉ में लिखा ही नहीं हुआ था, मतलब लिखा था क्लियर नहीं था। उसमें लिखा था कि आपको जमा करवाना है ऑन और बिफोर दी ड्यू डेट। तो बस फाइनेंस एक्ट 21 ने ये क्लियर किया है कि ये ड्यू डेट रिटर्न वाली नहीं है, ये ड्यू डेट रिटर्न वाली नहीं है। मैं दोबारा बोलो, ये ड्यू डेट रिटर्न वाली नहीं है। जिस फंड के अंदर भी आप जमा करवा रहे हो उस फंड की ड्यू डेट क्या होगी, उस ड्यू डेट की बात यहां पे हो रही है। और नॉर्मली ड्यू डेट होती है देखो अगले महीने की 15 तारीख, मतलब जिस मंथ का कंट्रीब्यूशन है उससे अगले महीने की 15 तारीख से पहले आपको जमा करवाना पड़ेगा, नहीं तो अब वो आपकी इनकम बन जाएगी और एम्प्लॉयर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे बस इतनी बात ध्यान देना कि अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर अगर उस फंड की ड्यू डेट तक जमा नहीं करवाता जो कि अगले महीने की 15 तारीख होती है तो एम्प्लॉयर के हाथ में वो डीम्ड इनकम बन के टैक्सेबल हो जाएगी। पहले क्लियर नहीं था, कई एम्प्लॉयर बोलते थे कि ये ड्यू डेट का मतलब तो रिटर्न फाइल करने की डेट है, ये तो फिर जब रिटर्न फाइल करने की डेट होगी मैं तब जमा कराऊंगा। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि हेलो ये ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने की नहीं है, ये ड्यू डेट किसकी है जी, जो भी उसमें फंड में कंट्रीब्यूशन करना है उस फंड की ड्यू डेट जो होती है अगले महीने की 15 तारीख। एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा जी। एनी सम रिसीव बाय एम्प्लॉय एज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनी वेलफेयर फंड ऑफ द सच एम्प्लॉय विल बी अलाउड ओनली इफ सच सम इज क्रेडिट बाय द टैक्स पेयर टू द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अकाउंट इन द रेलिवेंट फंड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। बस इतना लो लिखा हुआ था। तो अब गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि ड्यू डेट मस्ट ऑफ दैट फंड। देखो लिखा भी है नीचे, इट इज क्लैरिफाइड दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43B शैल नॉट बी एप्लीकेबल। मतलब 43B नॉट एप्लीकेबल मतलब कि ये जो ड्यू डेट है ये रिटर्न फाइल करने की नहीं है, क्योंकि 43B अगर आपने पीजीपी के अंदर पढ़ा हो उसमें क्या लिखा है
कि आप अगर रिटर्न की ड्यू डेट तक पेमेंट कर देते हो तो खर्चा आपको अलाउड हो जाता है। तो उसने कहा 43 भी नहीं लगेगा, मतलब ये रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट की बात नहीं कर रहे, ये उस फंड की ड्यू डेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और देखो वो लिखे हुए शैल बी पेड विद इन 15 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ एवरी मंथ, मतलब अगले महीने की 15 तारीख तक आपको जमा करवाना पड़ेगा। तो ये छोटी सी क्लैरिफिकेशन है, इसको मैं अमेंडमेंट नहीं बोलूंगा एग्जाम के लिए, हाँ बन भी सकती है। देखो सिंपल सी बात है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है सर, मेरा पति मेरा देवता है। अब कोई बड़ी बात नहीं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाए जी, एम्प्लॉई ने एम्प्लॉय को पैसा दिया कि मेरे फंड में जमा करवा देना, ठीक है, अब इस फंड की ड्यू डेट ये है, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट ये है, तो अब बताओ इन दोनों में से वो किस ड्यू डेट की बात कर रहे हैं? जो फंड है उसके ड्यू डेट की बात कर रहे हैं, ना कि वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट की बात कर रहे हैं। अमेंडमेंट बन भी सकती है, ठीक है। तो ये छोटी सी क्लैरिफिकेशन है, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। अब आ जाओ अमेंडमेंट नंबर 4। अमेंडमेंट नंबर 4 ये भी बिल्कुल सिंपल है। अब जो अमेंडमेंट नंबर 4 है ना सर, याद करो आपने पीजीपी के अंदर एक सेक्शन 43 सीए किया था, और याद ही नहीं आ रहा सेक्शन 43 सीए, अरे भाई सर ने कराया था कि सेक्शन 43 सीए, मैंने समझ नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है सर ने कराया नहीं था भाई, ये तो 43 से कोई नया आया होगा। अच्छा बताऊँ अभी, नालायक को एक बात बताओ, 43 सीए आपको मैंने कहा था कि 50 सी की कॉपी है, आपको याद करो याद करो 43 सी में क्या था, अगर कोई बिल्डर है जिसके हाथ में प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है, अगर वो बिल्डिंग बेचता है, तो मैंने कहा था अगर उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, हाँ अब याद आया ना, अगर उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही हम सेल प्राइस बना देंगे। याद आ रहा है ना, याद आ रहा है ना, हाँ हाँ सर याद आ रहा है, याद आ रहा है, आपने कहा था कि 50 की तरह है, फर्क ध्यान से समझ आ गया ना। अब सुना ध्यान से, अब यहाँ पे एक चेंज आया है, मतलब अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है तो स्टैंप ड्यूटी को ही सेल प्राइस बना देंगे, ये लो आज भी है। बट गवर्नमेंट कह रही है कुछ केस में हम 110% की लिमिट को 120% लेके चलेंगे। अब सोच के बोलना, अगर 110 की जगह 120 लेके चलेंगे तो फायदा किसको मिला? बिल्डर को। सर फायदा बिल्डर को दिया है, रीजन क्योंकि कोविड में प्रॉपर्टी बिकी नहीं रही थी। अब कोविड के अंदर प्रॉपर्टी बिक, सर प्रॉब्लम की बात है, देखो जब कोरोना था ना, इवन कोरोना तो अभी भी चल रहा है, बट जब पीक कोविड था तो उसमें बिल्डर ने कहा कि भाई साहब आपने 10% की वेरिएशन दिया हुआ है बट हमारी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, आप इस वेरिएशन को बढ़ाओ प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं तो प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं और जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो बिल्कुल डाउन में आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम तुम्हारी बात मान रहे हैं जी, बट हम 120% परमानेंट नहीं कर रहे, हम एक ड्यूरेशन दे रहे हैं, अगर इस ड्यूरेशन के बीच में आपने प्रॉपर्टी बेची है, हेलो आपको डेट याद करनी पड़ेगी जी, अगर इस ड्यूरेशन के बीच में आपने प्रॉपर्टी बेची है, मैं फिर बोलूंगा अगर इस ड्यूरेशन के बीच में आपने प्रॉपर्टी बेची है फिर 110% की जगह 120% देखेंगे, नहीं तो लिमिट आज भी 110% ही है। मतलब नॉर्मल लिमिट तो 110% ही है जो आपने पड़ी हुई है, बट एक ड्यूरेशन दे दिया कि अगर आपने प्रॉपर्टी इसके बीच में अगर ट्रांसफर की होगी तो फिर 110% नहीं 120% के बेस पे कैलकुलेशन करेंगे, उसके बेस पे बिजनेस की इनकम निकालेंगे। तो एक बच्चा कहता है सर बट फिर ये चेंज जो है तो फिर क्या सेक्शन 50C के अंदर भी आ गया? आंसर इज नो। हेलो भैया आंसर इज नो, हेलो भैया आंसर इज नो। 50C में चेंज नहीं है सर, ये मैं दोबारा कह रहा हूं 50C कब लगता है? अगर प्रॉपर्टी मेरे हाथ में कैपिटल एसेट हो, तो गवर्नमेंट के लिए वहां हम चेंज क्यों करेंगे? ये तो बिल्डर होते हैं, जो बिल्डर हैं उनको प्रॉब्लम आ रही थी भाई, रियल एस्टेट सेक्टर में दिक्कत थी, जिनका बिजनेस ही प्रॉपर्टी सेल करने का उनको दिक्कत थी, तो अमेंडमेंट उनके लिए लेकर आए हैं जिसने प्रॉपर्टी एज ए कैपिटल एसेट होल्ड की है तो आज भी 110 है, तुम कभी भी सेल करो तब भी 110 ही है। अच्छा मतलब सर अगर ये क्वेश्चन कैपिटल गेन के अंदर बनेगा तो फिर ये ड्यूरेशन जो हम यहां पे देख रहे हैं तो क्या ये ड्यूरेशन हमारे किसी काम की नहीं है? आंसर इज नो। मतलब अगर कैपिटल गेन की बात करूंगा तो 110% ही लिमिट चेक करेंगे, बिजनेस वाले केस में 10% की लिमिट 20% हो चुकी है, बट वो भी कब? एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बीच में। तो दोनों लिमिट अब लेके चलनी है, दोनों लिमिट हमें याद करके चलनी है। रीजन क्योंकि 120% हर केस में नहीं है, वो तब है जब नीचे दी गई 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी है। आओ जी अब चेक करो 3 कंडीशन कौन सी है। सबसे पहली कंडीशन है कि बिल्डर ने जो प्रॉपर्टी के बिल्डर हैं उन्होंने
ये प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल यूनिट उसने ट्रांसफर की हो कब? ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 12 नवंबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक। ये डेट आपको याद करनी है जी। 12 नवंबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक। वैसे ये डेट अब जा चुकी है, अभी प्रैक्टिकल लाइफ में 110% ही देखते हैं। इट मीन्स आज अगर कोई बिल्डर रेजिडेंशियल घर बेचेगा तो 110% ही देखेंगे, बट हाँ अगर किसी बिल्डर ने घर बेचा होगा इस ड्यूरेशन के बीच में तो 120% देखेंगे, बट वो भी कब? अगर बाकी दो कंडीशन भी है। तो सबसे पहली कंडीशन निकल के आ रही है कि बिल्डर ने जो घर ट्रांसफर किया 12 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच में ट्रांसफर किया हो। और दूसरी कंडीशन, सच ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट, उस घर की पहली बार अलॉटमेंट की हो, रीसेल ना हो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, रीसेल ना हो सर, रीसेल ना हो, पहली बार अलॉटमेंट हो। भाई ऐसा नहीं है कि पहले बेचा फिर आगे बेचा फिर आगे बेचा, उसकी बात नहीं करें, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट है जी। तो क्वेश्चन में ऑलवेज दिया होगा फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट। तीसरी कंडीशन है उसका कंसीडरेशन जो आप रिसीव कर रहे हो वो 2 करोड़ तक है। मैं दोबारा कह रहा हूं, उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं कह रहे। हेलो भैया अंकल इधर देखो ध्यान से, उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं कह रहे, वो कह रहे जो कंसीडरेशन, तुम एक्चुअल कंसीडरेशन जो रिसीव कर रहे हो वो 2 करोड़ तक है। तो भाई साहब अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो लिमिट इतने पीरियड में हम 20% की लेके चलेंगे। अगर 3 में से सिंगल कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होगी तो लिमिट पहले भी 10% थी, आज भी 10% है। तो पहले तो मेरे को ये बताओ जी, अब जो ये 43 CA में चेंज आया, हेलो भैया सीधे होके बैठ जाओ यार प्लीज, प्लीज सीधे होके बैठ जाओ यार। देखो यार ऐसे मत बैठो, देखो सिंपल सी बात है, मुझे नहीं पता कि आपने पीजीपी कितने अच्छे ढंग से रिवाइज की है, बट मैं सही बता रहा हूँ सर, अगर अमेंडमेंट एग्जाम के अंदर बन गई ना तो आप पछताओगे कि हमने सही ढंग से क्यों नहीं की। क्योंकि सिंपल सी बात है, रटने वाले बच्चे अमेंडमेंट रट भी लेंगे, बट अगर एग्जाम में डिटेल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन गए आप कर नहीं पाओगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इधर देखो ध्यान से, फटाफट से चैट बॉक्स में एक बार लिखना स्टार्ट करो। 3 कंडीशन। पहली बात तो ये बताओ, ये जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल है क्या कैपिटल गेन में या पीजीपी के अंदर? पीजीपी के अंदर कैपिटल गेन में 50 सी आज भी सेम रहेगा, और 43 सी में 10% की लिमिट क्या हमेशा 20% कर दी गई है, या कुछ कंडीशन है? कुछ कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है जी, आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की हो, कब ट्रांसफर की हो? 12 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच में। ठीक है जी, जय माता दी। सर ठंड लग गई, पानी पी लो। ठीक है जी, एक बार यहाँ पे चेक करो, आपने प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की है, प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर की हो 12 नवंबर 2020 से लेके 30 जून 21 के बीच में। दूसरा फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हो। तीसरा जो आप कंसीडरेशन रिसीव कर रहे हो उसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए तक होनी चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो लिमिट 20% की लेके चलेंगे, नहीं तो हम लिमिट 20% की नहीं लेके चलेंगे। बस ये बात ध्यान दो जी। सर सर सुनो ना सर, आप ना हमें क्वेश्चन करवा दो। आओ जी, आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं बहुत बढ़िया। इधर देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आपके सामने है जी, ये क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ध्यान से करना। इधर देख लो, इधर देखो, बहुत ध्यान से करना सर। पहले मुझे एक बात बताओ, आपको याद आ रहा है आपने क्लास में कुछ ऐसा भी किया था कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको 2 दिन की दी हो, एग्रीमेंट के दिन की या रजिस्ट्रेशन के दिन की, तो हम याद करो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फिर हम कौन सी लेते हैं? एग्रीमेंट के दिन की लेते हैं। और एग्रीमेंट के दिन की कब लेते हैं? अगर बायर ने कुछ पैसा एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले पे कर दिया हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, मतलब आरटीडीएस हो गया, एनईएफटी होगा, अकाउंट पे चेक हो गया, मतलब कैसे भी पे कर दिया, कैश को छोड़ के नॉर्मली, उस केस में एग्रीमेंट के दिन की स्टैम्प ड्यूटी हम लेके चलेंगे। रजिस्ट्रेशन के दिन की स्टैम्प ड्यूटी हमारे किसी काम की नहीं होगी। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो जी, एक बार क्वेश्चन देखो जी। वो कह रहे हैं जी एक्स परचेज, ध्यान से, एक्स परचेज ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड रेजिडेंशियल यूनिट 4500 स्क्वायर फीट अंडर फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट, मतलब फर्स्ट अलॉटमेंट है जी, एक कंडीशन सेटिस्फाइड है, फ्रॉम डीएफ बिल्डर लिमिटेड, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, केस 1, केस 2, केस 3। एग्रीमेंट की डेट है 18 अक्टूबर 2020, 18 अक्टूबर 2020, 18 अक्टूबर 2020। मेरे को ये बताओ क्या ये डेट हमें चेक करनी है? बस मेरे को ये बता दो, क्या ये डेट हमें चेक करनी है? यस या नो? आपने फिर वही गलती कर दी जो मुझे उम्मीद थी। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर 18 अक्टूबर 2020, तो यहां तो डेट है 12 नवंबर,
तो जो ये ट्रांसफर की है वो तो उस डेट से पहले की है, तो फिर तो 110% लिखेंगे। सर वहां पे ट्रांसफर की बात हो रही है, ये एग्रीमेंट की डेट है। ट्रांसफर मींस क्या? ट्रांसफर मींस क्या कि जिस दिन घर का पोजेशन दिया होगा, मतलब जिस दिन घर की रजिस्ट्री करवाई होगी, वही तो ट्रांसफर की डेट बनेगी ना। तो भी तो एग्रीमेंट की डेट, उसने ये नहीं कहा कि एग्रीमेंट उसके बीच में होना चाहिए। वो कह रहा है एग्रीमेंट कभी भी हुआ हो, बट अगर ट्रांसफर आपने उसके बीच में किया ना तो 20% हो जाएगी। अच्छा सर, वाकई मतलब ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं ना, उससे पता लगता है, नहीं तो ऐसे हमें बातें पता नहीं लगती। तो पहली बात तो ये क्लियर करो कि वो एग्रीमेंट के दिन की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है ट्रांसफर के दिन की। और फिर देखो जी, एग्रीड कंसिडरेशन कितने हैं? 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़, तो 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ तक है। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड क्या होगी जी? फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट है। दूसरी कंडीशन क्या निकल के आ गई कि आपका कंसिडरेशन जो है वो 2 करोड़ तक है। तीसरी कंडीशन, आपने एडवांस मनी पे की है 14 अक्टूबर को, मतलब एग्रीमेंट से पहले आपने पे कर दिया। ये 14 की मान लो, ये 18 अक्टूबर मान लो जी, यहाँ पे 18 अक्टूबर मान लो जी, 18 अक्टूबर मान लो, 18 अक्टूबर को आपने पे की है। अब सोच के बोला, अगर आपने 18 अक्टूबर को पे की है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन, अगर आपने 18 अक्टूबर को पे की है, 20 लाख रुपए की एडवांस मनी आपने पे कर दी है एनईएफटी से, तो अगर आपने एग्रीमेंट के दिन एडवांस पे कर दी है एनईएफटी से, तो उस केस में एग्रीमेंट के दिन की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी वो मेरे काम की होगी। नहीं यार ये बात समझ में? सर देखो, एग्रीमेंट के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ये आपको दी हुई है जी, ठीक है, और नीचे रजिस्ट्रेशन के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ये भी आपको दी है। अब ये दोनों स्टैंप ड्यूटी दी है, इन दोनों में से मेरे काम की कौन सी है? जल्दी बोलो, इन दोनों में से मेरे काम की कौन सी है? इन दोनों में से। नालायको बोलो हेलो भैया। ओ भिंडी कलर के बच्चे, ओ मेरे बैंगनी, और मेरे पिंक, मेरे टमाटरी कलर के बच्चे, इधर देखो ध्यान से। बच्चे कह रहे मैं भिंडी कलर का बच्चा, मैं भिंडी कलर का बच्चा, मैं भिंडी, इधर देख लो ध्यान से नालायको, इधर देख लो। क्योंकि बात मुझे बताओ, अगर यहाँ पे दो स्टैंप ड्यूटी दी हैं, आपने एडवांस मनी पे कर दी है एग्रीमेंट के दिन, तो फिर एग्रीमेंट के दिन की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी वही तो मेरे काम की होगी। मतलब ये स्टैंप ड्यूटी मेरे किसी भी काम की नहीं है, इसको क्रॉस मार दो जी। अब अगर ये स्टैंप ड्यूटी मेरे काम की नहीं है, तो अब ये स्टैंप ड्यूटी मुझे देखनी है जी। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं जी, आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ, मतलब ट्रांसफर की डेट क्या है? देखो ट्रांसफर 7 मार्च 2021, 7 मार्च 2021, 12 नवंबर 2020 से 30 जून 21, मतलब ये उसके बीच में है, तो यहां 20% लेके चलेंगे। फिर 30 जून 21, ये भी 30 जून 21 है, यहां 20% लेके चलेंगे। ये 25 जुलाई 21 को ट्रांसफर हुआ, तो यहां पे 10% लेके चलेंगे, क्योंकि जो आपने ट्रांसफर की है उस डेट के बीच में नहीं। आ गया सर, वाकई सर मानना पड़ेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके मजा आ जाता है। सर एक बार दोबारा हाँ मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरा नोनू, मेरा सोनू, मेरा बैंगनी, मेरा भिंडी, मेरा प्याज कलर का बच्चा, इधर देखो एक बार दोबारा। पहली बात तो बताओ, एग्रीमेंट आपने यहाँ पे किया जी, एग्रीमेंट आपने यहाँ पे किया, उसके बाद फिर 2 करोड़ कंसिडरेशन है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। उसके बाद एडवांस दिया 20 लाख रुपए एनईएफटी से एग्रीमेंट के दिन, तो एग्रीमेंट के दिन दिया, तो फिर एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी मेरे काम की है, मतलब ये वाली एसडीवी मेरे काम की नहीं है। फिर ट्रांसफर की डेट दी हुई है। अब ये ट्रांसफर की डेट, ये दोनों डेट जो हैं ये तो उसके बीच में आ रही हैं, 12 नवंबर 20 से 30 जून 21 तक, बट ये डेट उसके बीच में नहीं है, उसके बाद में है। तो जो डेट उसके बीच में होगी, तो फिर हम 110 की जगह 120 चेक करेंगे। तो मतलब यहाँ पे 20-20 की रेशो है, यहाँ पे 10 की रेशो है। अब एक बात बताना जी, अब यहाँ पे एसडीवी जो है चेक करो, 2 करोड़ 40 लाख है जी, 2 करोड़ 40 लाख है, और यहां पे कितना है? 2 करोड़। अब अपने बोल दो, क्या ये एसडीवी, हेलो हेलो हेलो, क्या आपने बोल देना, क्या ये एसडीवी इस सेल प्राइस के 120% से ज्यादा है या नहीं है? सर मैंने कहा था अब 20% देखना है जी, क्योंकि अगर एसडीवी सेल प्राइस की 120% से ज्यादा होगी तो एसडीवी सेल प्राइस बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो क्या ये वाली एसडीवी इस सेल प्राइस के 120% से ऊपर है या नहीं है? आप चेक करो। अगर मैं 2 करोड़ का 120% निकालूंगा तो 2.4, ये भी 2.4 है, तो ज्यादा नहीं है, बराबर है। और अगर बराबर भी होगी तो फिर एक्चुअल सेल प्राइस ही मेरा सेल प्राइस बनेगा, मतलब इसको ही हम सेल प्राइस मान के चलेंगे। तो ये 2.4 मेरे किसी काम की नहीं है। सर बट ये 120% के बराबर तो है ना? सर याद करो 43 सी क्या कहता है, 43 सी कहता है 120% से ज्यादा होगी तो स्टैंप ड्यूटी सेल प्राइस बनेगी, अगर बराबर होगी या कम होगी तो जो तुम्हारा एक्चुअल सेल प्राइस होगा फिर वही सेल प्राइस बनेगा। तो मतलब यहाँ पे सेल प्राइस कितना बन जाएगा? 2 करोड़ बन जाएगा जी। अब अगले पे आओ जी, 2.7 करोड़ आ गया जी। अब ये 2 करोड़ है, इसका 120 कितना बनेगा? 2.4, और ये कितना? 2.7, तो 120% से ऊपर है। इस केस में
ये स्टैंप ड्यूटी मेरा सेल प्राइस बन जाए, ठीक है जी। और ऐसे यहाँ पे 2 करोड़ है जी। अब यहाँ पे 10% की लिमिट है, तो अगर मैं इसका 110% निकालूंगा तो 2.2 बनेगा, 2.2 बनेगा ना। और तोते उड़ रहे भाई, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। एक बार जाके नोट्स देख लेना, नोट्स देखो 43 सीए के ये वो चल रहा है सर, ये 43 सीए चल रहा है। मैं दोबारा कह रहा हूँ सर, देखो कोई बच्चे ना मतलब ऐसे उठ के आ गए हैं बिना रिवीजन किए, क्या समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा सर। रिवीजन तो आपके साथ करेंगे ना, रिवीजन तो आपके साथ करेंगे ना, आप करवाओगे तो हम रिवीजन करेंगे, बट पहले तो पढ़ा होगा, दिसंबर के अंदर तो पढ़ा होगा। अगर थोड़ा बहुत भी याद आ रहा हो तो अमेंडमेंट समझ में आ रही होंगी सर, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आप अमेंडमेंट रट के जाओगे ना, आपको पता भी नहीं लगेगा एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा, इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था टाइम लगेगा मुझे अमेंडमेंट करवाने में, रीजन क्योंकि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, इसलिए टाइम लगेगा। ये तो है क्या, 2 मिनट की अमेंडमेंट है, क्या अमेंडमेंट है, वो 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी तो 10 करेंगे, 20 चेक करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। आपको पता ही नहीं होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब 2 करोड़ है, यहाँ पे 10% है तो 2.2, तो ये कितना है 2.3, तो ये स्टैंप ड्यूटी मेरा सेल प्राइस बन जाएगी। तो मतलब यहाँ सेल प्राइस मेरा 2 करोड़ बनेगा, यहाँ 2.7 बनेगा और यहाँ 2.3 बनेगा। आपको मैं आंसर दिखा देता हूँ, देखो जी, ये तीनों के तीनों देखो, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 10 लेके चलेंगे। अब यहाँ पे देखो जी, वो यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं है, बराबर है। यहाँ पे यस यस कर लेना, यहाँ पे ज़्यादा है। देखो सेल प्राइस क्या बनेगा 2 करोड़, यहाँ पे क्या बनेगा 2.7 और यहाँ पे क्या बनेगा 2.3 जी, ये 2.3 बनेगा। और ये जो इनकम है ये अदर सोर्स की इनकम दी हुई है जी, अदर सोर्स की इनकम। याद करो अदर सोर्स की इनकम में क्या लिखा होता है कि अगर डिफरेंस 50,000 से ऊपर हो तो सारा डिफरेंस आपके अदर सोर्स की इनकम बन जाता है 56 to 10 के अंदर, तो ये अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी उसके हाथ में, रिसीवर के हाथ में। बट मेन हमारा अभी पीजीपी का है, तो पीजीपी के अंदर बस ये बात ध्यान दो, जो सेल प्राइस हमारा बनेगा यहाँ 2 करोड़ बनेगा, यहाँ 2.7 बनेगा, यहाँ 2.3 बनेगा। रीजन एक बार दोबारा बोल देता हूँ, कई बच्चों को पता नहीं लग रहा अभी, एक बार दोबारा बोल दूं किस लिए, क्योंकि ये मेरा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस 120% से ज्यादा नहीं है। ये मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस की 120% से ज्यादा है, इसलिए स्टैंप ड्यूटी सेल प्राइस बना। और ये मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस की 110% से ज्यादा है, इसलिए स्टैंप ड्यूटी सेल प्राइस बना। और यहाँ 110 क्यों चेक किया, क्योंकि इस वाले केस में ट्रांसफर जो डेट वहां पे दी है उसके बाद की है, तो उसके बाद अगर किया होगा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब फिर 110% की लिमिट एप्लीकेबल। तो बस आपको ना ये 3 कंडीशन ध्यान देनी है सर। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब जाके 20% की लिमिट लगेगी, नहीं तो फिर 110% के बेस पे काम कर, ठीक है। ये अमेंडमेंट आपके ये जी 43 सीए के अंदर डन है जी ये वाला। उसके बाद अमेंडमेंट नंबर 5 जी, ये तो बिल्कुल छोटी सी है। अमेंडमेंट नंबर 5 में कुछ भी नहीं है। अमेंडमेंट नंबर 5 ना, वैसे मैंने ये प्रोविजन पूरा दे दिया आपको, अमेंडमेंट सिर्फ एक ही है, तो ये मत सोचना कि अमेंडमेंट सारी हैं, अमेंडमेंट सारी नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट ये है, याद करो दिसंबर 21 में आपने ऑडिट की लिमिट कितनी की थी बिजनेसमैन के लिए, ऑडिट की लिमिट कितनी होती है सर, नहीं बिजनेसमैन के लिए, प्रोफेशन के लिए तो 50 लाख होती है, बिजनेसमैन के लिए लिमिट कितनी होती है 1 करोड़ होती है, ठीक है 1 करोड़ होती है, आगे तो बोलो। अगर 1 करोड़ ही तो होती है, 1 करोड़ होती है। एक और भी मैंने करवाई थी अमेंडमेंट क्लास में, दिसंबर के लिए आपने अमेंडमेंट की होगी, उसके अंदर मैंने एक और लिमिट करवाई थी। मैंने कहा था कि अगर 95% से ज्यादा आप ऑनलाइन काम करते हो, मतलब अगर आप कैश में काम कर रहे हो, कैश के अंदर पेमेंट कर रहे हो, कैश में पेमेंट ले रहे हो 5% तक, और 95% तुम्हारा ऑनलाइन काम चल रहा है, तो 1 करोड़ रुपए की लिमिट आपकी 5 करोड़ रुपए की हो जाएगी। अच्छा हाँ 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 सर, याद आ गया याद आ गया याद आ गया। तो बस कुछ नहीं है, वो 5 करोड़ रुपए की लिमिट अब 10 करोड़ रुपए हो चुकी। मतलब मोदी साहब कह रहे हैं डिजिटल इंडिया प्रमोट करेंगे ऑनलाइन को। मतलब अगर कोई पर्सन 95% ऑनलाइन काम करता है और 5% अगर वो कैश में करता है, तो उसको ऑडिट 10 करोड़ तक करवाना ही नहीं है। तो एक बात बताओ, आप सब मेरी क्लासेस लेते हो, आप सारे मुझे पेमेंट करते हो, ऑनलाइन पेमेंट ही तो करते हो ना, हाँ मुझे ऑनलाइन पेमेंट ही तो करते हो, तो आज मेरी 95% पेमेंट जो है वो ऑनलाइन मोड से हैं, तो मेरे लिए ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ रुपए की। बट हाँ अगर अब मैं कैश में पेमेंट ले रहा हूँ बहुत सारी, और जितनी पेमेंट मेरी पूरे साल में टोटल आ रही है उसका 5% से ऊपर मैंने कैश में लिया है, फिर लिमिट मेरी 1 करोड़ है जी। कह रहे सर बट आप वाले केस में तो लिमिट 50 लाख रुपए की एप्लीकेबल होगी ना, मैं तो प्रोफेशन कैरी कर रहा हूँ जी, मैं तो प्रोफेशन कैरी कर रहा हूँ, तो लिमिट 50 लाख रुपए की लग जाती है प्रोफेशन वाले केस में। पर जो बिजनेसमैन है, अगर मैं नॉर्मली बिजनेसमैन की बात करूँ,
वैसे अगर मैं आपको बताऊं ना, टीचिंग का प्रोफेशन जो है वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आता नहीं है। अगर मैं सीए हूँ, सॉरी अगर मैं सीए हूँ नहीं, सीए तो हुई मैं, अगर मैं सीए प्रैक्टिस कर रहा हूँ फिर मैं प्रोफेशन में कवर हो जाऊंगा, फिर लिमिट 50 लाख रुपए की है। बट ये टीचिंग वाला प्रोफेशन जो है ना, ये कहीं ना कहीं बिजनेस में कवर हो जाता है। ऐसे है तो बिजनेस ही बन गया सर आजकल ना। तो कई बार लगता है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब सही बताऊँ, जब मैं टीचिंग लाइन के अंदर आया ना तो मतलब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो मेंटेन करके रखूँ, मतलब मैं जितना हो सके अपनी फैमिली को दूं ताकि वो भी आगे जाके लोगों की हेल्प कर सकें। बट कुछ बात नहीं, चलो उसको छोड़ो भी। मेन बस ये बताओ जी, इट मीन्स आज अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट ले रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि आप 95% ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हो, 5% कैश में ले रहे हो, तो लिमिट अब 5 करोड़ रुपए की नहीं है, लिमिट अब 10 करोड़ रुपए की। तो बस एक चेंज छोटा सा है, जो आपने 5 करोड़ रुपए लिखा होगा ना, बाकी सारा प्रोविजन सेम है जी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, सारा प्रोविजन सेम है। देखो वही लिखा हुआ है, 95% अगर आपने मतलब 5% तक अगर आपने कैश में लिया पेमेंट या रिसीविंग, तो फिर आपकी लिमिट जो होगी 10 करोड़ रुपए की हो जाएगी। अगर आपने 5% से ऊपर कैश लिया, मतलब आपने कैश लिया 6%, 94 ऑनलाइन है, तो लिमिट आपकी 10 करोड़ की नहीं है, फिर लिमिट आपकी 1 करोड़ रुपए की है। अगर 5% कैश है, 95 ऑनलाइन है, फिर 1 करोड़ रुपए की नहीं है, फिर लिमिट आपकी 10 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे तो लिमिट आपकी 1 करोड़ रुपए की है, आपको ऑडिट करवाना है जी। ठीक है, बट अगर आप इस वाले केस में कवर हो जाते हो 95 और 5% वाले केस में, तो लिमिट आपके 10 करोड़ रुपए की हो जाएगी। बस ये चेंज आया जी। प्रोफेशन वाले केस में आपको मैं दिखाऊं, और वो 44A में 1000 पर टन, ये तो आपने पहले पढ़ा ही हुआ जी। 44A में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 1000 पर टन पर व्हीकल, वो तो सेम ही है जी हैवी गुड्स व्हीकल वाले केस में। और देखो प्रोफेशन वाले केस में जी, वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AD में वो 8% और 6%, ये सारा सेम है, ये सारा सेम है। और एक यहाँ पे एक छोटा सा चेंज और आया है, 44ADA, याद करो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल। अब वहां पे ना गवर्नमेंट ने ये डिफाइन कर दिया कि 44ADA का जो ऑप्शन है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला प्रोफेशन वाला, वो कौन कौन ले सकता है। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट फर्म, एक्सेप्ट LLP, मतलब LLP यहाँ पे कवर नहीं होगी। सिंपल सी भाषा में कौन ले सकता है, या तो इंडिविजुअल या फर्म। 44ADA का जो ऑप्शन है, पहले ना क्लैरिफाई नहीं था कि कौन ले सकता है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट फर्म हो, LLP को छोड़ के, तो 44ADA वाला ऑप्शन आप ले सकते हो। ये इस बार की क्लैरिफिकेशन है, छोटी सी अमेंडमेंट है। और वो कब मिलता है, अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख तक है तो 50% आपकी इनकम मान लेते हैं, और बिजनेसमैन वाले केस में 8% और 6% की इनकम मान। ठीक है जी, तो बस अमेंडमेंट बस एक ही है, मेनली 5 करोड़ रुपए की लिमिट 10 करोड़ हो गई है। और 44ADA रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट फर्म एक्सेप्ट LLP आपका एप्लीकेबल। और देखो जी, मैंने एग्जांपल दिया हुआ है नीचे, एग्जाम्पल मैंने ये वाला दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल जो है ये अमेंडमेंट का नहीं है वैसे, ये एग्जाम्पल है 44AD का, ये एग्जाम्पल है 44AD का जी। ये आपका होमवर्क है आज के लिए। सर आप ही करवा दो ना, सर प्लीज़ आप करवा दो प्लीज़ ना, सर हमसे नहीं होगा, आप समझो, हमसे नहीं होते सर क्वेश्चन, नहीं मैं नहीं कराऊंगा सर। पहले एक बार आप खुद ट्राई करके आओगे। बच्चों वाला क्वेश्चन है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AD 8% और 6% की इनकम मानते हैं, ऑनलाइन वाले केस में 6% मानते हैं, और ऑनलाइन अगर ना हो तो 8% मानते हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार आपने घर से खुद ट्राई करके आना, नोट्स आपके पास टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है जी। आंसर वैसे मैंने साथ में दिया हुआ है, गलती मुझसे ये हो गई, बट कोई बात नहीं, अगर देख के भी कर लोगे समझ में आना जरूरी है। तो मुझे पता क्या है, आपको मैं बता दूंगा, आप में से कई बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर प्लीज़ दोबारा करवा दो। मुझे पता है सर, क्योंकि आपको PGP याद ही नहीं आ रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, आपको PGP याद ही नहीं आ रहा। कई बच्चे कह रहे हैं सर रिवीजन करा, रिवीजन तो मैं करवा ही दूंगा, नालायक को रिवीजन को छोड़ो, रिवीजन तो मैं करवा ही दूंगा, बट आप अपने आप से कमिटमेंट कब करोगे कि मुझे इस बार एग्जाम निकालने हैं। सर मैंने स्टूडेंट दरबार जो मैंने करवाए थे इनकम टैक्स में, कम से कम 10, मेरे ख्याल से 8 से 10 लेक्चर PGP के मैंने रिवीजन करवाए थे। मैं तो अपनी पूरी मैंने कहा ना, मैं तो आपके लिए जान भी देने के लिए हाजिर हूँ, बट आप मेहनत तो करो। आप मेहनत ही नहीं करते, आप सच्चे दिल से मेहनत करो, आप अपने आप से वादा करो कि इस बार एग्जाम निकालूंगा, फिर एग्जाम ना निकले फिर आप मुझे बोल देना, इतनी तैयारी करने के बाद भी। वैसे बता रहा हूँ सर, इतनी डिटेल में अमेंडमेंट नहीं होती, मैं फिर भी क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो मेरी फैमिली का बच्चा गलती नहीं करके आए, बस उसको ये हो कि नहीं हमें क्वेश्चन पता है, हमने अमेंडमेंट डिटेल में की है। ठीक है जी, चलो बस ये अमेंडमेंट है। देन फिर आपकी कैपिटल गेन का चैप्टर होगा, उसको हम कल की क्लास में करेंगे।
उसमें भी छोटी मोटी अमेंडमेंट है, बट मुश्किल उसमें भी नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन उसके अंदर करेंगे तो वाकई मजा आएगा जी। ठीक है जी। बट उससे पहले एक बार मुझे फटाफट से सारी अमेंडमेंट आज जो हमने की एक बार फटाफट से रिकॉल करवा दो, शाबाश। जल्दी सीधो के बैठो जी पहले। हेलो भैया, सीधो के बैठो, सीधो के बैठो बिल्कुल, मतलब ऐसे बैठा बच्चा, सीधो के बैठो बिल्कुल जी। एक बार मुझे फटाफट से रिवीजन करवा दो जी। टोटल मिला के 5 अमेंडमेंट हमने की है जी। अमेंडमेंट नंबर 1 पीजीपी की, सर अमेंडमेंट नंबर 1 ये निकल के आ रही है। अमेंडमेंट नंबर 1 निकल के आ रही है कि हाँ इनटेंजिबल एसेट्स में अब चाहे बिजनेस की गुडविल हो चाहे प्रोफेशन की गुडविल हो उसको कवर नहीं करेंगे, मतलब उस पर डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा प्रीवियस ईयर 2021 से। सर वैसे ये अमेंडमेंट आई फाइनेंस एक्ट 21 में, बट ये रिट्रोस्पेक्टिव बेस पे आई है, मतलब प्रीवियस ईयर 2021 से इस पे अब आपको डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। एक अमेंडमेंट तो यही है सर। फिर अमेंडमेंट 2 ये है कि चलो अब जो गुडविल परचेस करेंगे मतलब उस पे तो नहीं मिलेगा, बट पहले के तो ब्लॉक होंगे ना, तो पहले के ब्लॉक होंगे इनटेंजिबल के, उसमें गुडविल भी होगी, तो फिर उस पे क्या होगा, तो गवर्नमेंट का टेंशन की बात नहीं है। जो जितने की भी गुडविल होगी, जितने की भी आपने गुडविल परचेस की होगी उसमें से मतलब 1920 तक का डेप्रीसिएशन माइनस कर दो, क्योंकि 2021 से मिलना नहीं ना। तो जब भी तुमने गुडविल परचेस की होगी 1920 तक का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो उसकी कॉस्ट में से, जो बैलेंस वैल्यू आएगी 31 मार्च 2020 को, उसको टोटल डब्ल्यूडीवी में से माइनस करके बैलेंस पे क्लेम कर लोगे और गुडविल वाले पे क्लेम नहीं करोगे। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू कराया कि गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब ये तुम्हारा मतलब टोटल डब्ल्यूडीवी है 80 लाख रुपए की, तो 80 लाख में से गुडविल की हटानी है, तो वो कैसे निकालोगे। मैंने गुडविल ली थी 50 लाख रुपए की, तो 50 लाख में से पहले 18-19 का डेप्रिसिएशन, फिर 19-20 का, फिर बैलेंस वैल्यू आ गई, उसको 80 लाख में से माइनस करके बैलेंस वैल्यू निकल के आ गई। इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। अमेंडमेंट नंबर 2 ये। फिर अमेंडमेंट नंबर 3 क्या निकल कर आई जी। अमेंडमेंट नंबर 3 क्या निकल के आ रही है। अमेंडमेंट नंबर 3 ये है कि पहले ये लिखा हुआ था कि एम्प्लॉई अगर एम्प्लॉयर को पैसा दे रहा है इसलिए कि आप मेरे बिहाफ पे आके पीएफ में पैसा डाल दो, क्योंकि आप अपना तो डालोगे मेरा भी आप डाल दो, तो एम्प्लॉयर वो कब तक जमा करवाएगा, लिखा हुआ था ड्यू डेट। तो वो ड्यू डेट किसकी, तो कई लोग बोलते थे वो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है, तो गवर्नमेंट ने अब क्लियर कर दिया कि वो रिटर्न फाइल करने की नहीं, वो उस फंड की जो ड्यू डेट होगी वो ड्यू डेट है, और वो नॉर्मली होती है जी अगले महीने की 15 तारीख। ये गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया। फिर अमेंडमेंट नंबर 4 छोटी सी आई जी कि 43 CA वाले केस में जो बिल्डर्स होते हैं, जो लैंड बिल्डिंग बेचते हैं, उसमें अभी तक कल हुआ था कि स्टैम्प ड्यूटी 110% से ऊपर होगी तो स्टैम्प ड्यूटी सेल प्राइस बनेगा। अब कुछ केस में 120% भी चेक करेंगे अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है 12 नवंबर 20 से लेके 30 जून 21 तक, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट है, और तीसरा प्रॉपर्टी का कंसीडरेशन जो है वो 2 करोड़ तक का है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो फिर 20% की हम लिमिट लेके चलेंगे जी। ये हमने इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया आपके सामने, इसको आप चेक कर सकते हो जी। ठीक है। उसके बाद फिर 5 अमेंडमेंट क्या है जी, अगर आप बिजनेसमैन हो, लिमिट आपकी ऑडिट करवाने की 1 करोड़ है, पर अगर 5% तक कैश में ले रहे हो, 95 तुम ऑनलाइन ले रहे हो, तो 1 करोड़ रुपए की लिमिट अब 10 करोड़ रुपए हो जाएगी, जो पहले 5 करोड़ की लिमिट थी। ठीक है। और बाकी सब कुछ सेम, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन चाहे बिजनेसमैन की हो, प्रोफेशन की हो, 44 AE वाले हो, बट हाँ एक चेंज है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल चेंज नहीं है, उसमें क्लैरिफिकेशन है कि वो सेक्शन रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट फर्म एक्सेप्ट LLP के ऊपर एप्लीकेबल होगा। फाइनली बस ये अमेंडमेंट हमारी, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपके पल्ले पड़ गई होंगी सर, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गई होंगी, हमने पूरी एफर्ट से की है। अब बस एक बार इसको फटाफट से लाइक ठोक दो, नालायक को ठोक दिया करो, कभी कभी प्यार दिखा दिया करो अपना भी। ठीक है चलो जी। बाकी बस जो प्यार करते हैं अच्छी बात है, नहीं करते कोई बात नहीं, मैं आपसे मोटिवेट होता हूँ जी, मैं मेहनत करता रहूंगा, आप नफरत करते रहो, मैं आपसे मेहनत करता रहूँ, मैं मेहनत करता रहूँगा। ठीक है जी। चलो फिर मिलेंगे जी कल, फिर शाम को 7 बजे। कैपिटल गेन की अमेंडमेंट कल हम डिस्कस करेंगे। कल सिर्फ हम कैपिटल गेन ही करेंगे, रीजन क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक हैं, इसको बढ़िया तरीके से अमेंडमेंट हमें करनी है। ठीक है जी। अब इसमें कोई भी डाउट होंगे, पहले एक बार खुद पढ़ना, वीडियो दोबारा देखना, फिर समझना, अगर फिर समझ में ना आए फिर कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर डालना, नहीं लगी हो तो मुझे बताना क्या कमी है, उसको इंप्रूव करेंगे। ओके जी, बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। फिर मिलेंगे कल शाम को 7 बजे। बाय बाय जी, लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू। बच्चा कह रहा हमने लव यू कब कहा, मुझे पता है आप लव यू कह रहे हो। बाय बाय जी, लव यू टू, बाय बाय।